Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. I hope you all are doing good, children. And सर्दियाँ धीरे धीरे आ रही है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग गरम गरम दूध में हल्दी डाल करके पिए, सो दैट विल बी गुड फॉर योर मेंटल एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ. Right, children, so with that note, let's start with our today's lecture. So we are giving you quality level education from Kota, children, and ये जो platform है, ये जो channel है, उसका नाम है Talking Textbooks. यहाँ पे हम लोग 6 to 8 के जितने भी ओलम्पियाड एग्जाम्स होते हैं उसके लिए 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, NMTC, NSEJS, PRMO, इन सब के लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं चिल्ड्रन. ये सारा इन्फॉर्मेशन तो खैर आपको है ही सही, बट स्टिल इफ़ देर आर पीपल जिन्हें ये सब पता नहीं है तो मैं उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँ. राइट चिल्ड्रन, मूविंग ऑन, जो आज का लेक्चर है इससे पहले एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बेसिकली एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़ वाला चैप्टर हमने पूरा फिनिश कर लिया था. उसके जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं वहाँ तक हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था. आज हम लोग चिल्ड्रन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डेटा हैंडलिंग फॉर 7th स्टैंडर्ड. राइट, सो ये जो लेक्चर है ये 7th स्टैंडर्ड के लिए है. एंड जैसा कि आप देख सकते हैं डेटा हैंडलिंग. अब इसके अंदर क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर मेंशन है. वील बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ डेटा हैंडलिंग, राइट, एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है ये ऑब्वियसली. देन वील बी अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से डेटा ऑर्गेनाइज होता है, रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन कर रहे होंगे चिल्ड्रन. बट बिफोर दैट लेट मी शो यू आवर अमेजिंग टीम. वैसे तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सब जानते हैं, आप सब बच्चे इन लेक्चर्स को अटेंड कर ही रहे हैं, हम सारे टीचर्स के लेक्चर्स को अटेंड कर ही रहे हैं. सो द गुड पार्ट इज चिल्ड्रन कि हम सभी टीचर्स हैं, हम सभी फैकल्टीज़ ने कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग में कोटा में पढ़ाया हुआ है. सो वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, या किस तरह से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, क्या कुछ चाहिए होता है. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को है चिल्ड्रन. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट. और यही एक्सपीरियंस अब आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए, मतलब यही हेल्प हम लोग आप लोगों को देना चाहते हैं. सो दिस इज़ मी चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी, सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. ये भी आप लोग जानते हैं. ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. जो अभी करंट लेक्चर ये जो चल रहा है दैट इज़ फॉर 7th स्टैंडर्ड. सो TTB07 आपको सर्च करना है एंड यू आर सपोज टू ज्वाइन इट. और जब आप ज्वाइन कर लेंगे बच्चों तो आपको नोटिफिकेशंस आता रहेगा. राइट, नोटिफिकेशन किस चीज़ का? इफ़ देयर इज़ एनी न्यू इन्फॉर्मेशन दैट इज़ टू बी गिवन रिगार्डिंग द what you can say regarding the lecture, right, or the commencement of the lecture, all these information would be given to you. So please join the Telegram channel children, right, for latest updates please join Telegram. And this is our website talkingtextbooks.in. as the name suggests it is very very interesting. So यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, but important part is these packages जो 6 to 8 के लिए हैं. एंड 6300 इज़ द प्राइस फॉर कंप्लीट पैकेज. राइट, अब वो 6300 कब होगा? जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AV Live टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट. और जब ऐसा हो जाएगा मेरे बच्चों तो 6300 में आपको पूरे ईयर लॉन्ग के लिए कोर्स मिल रहा होगा. यू विल बी गेटिंग जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो प्रोवाइडेड हैं ही सही, बट देन अदर देन दैट पूरे ईयर लॉन्ग के लिए टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटीरियल होगा. So ये सब children just in 6300, just imagine, right? So it is highly affordable, very very affordable, very nominal charges these are, because we believe that बच्चों का right है कि उन्हें क्वालिटी लेवल एजुकेशन मिले, और वो ही हम लोग करने की कोशिश करें. बट वो आप लोगों की हेल्प के बिना पूरा नहीं होगा चिल्ड्रन. इसलिए प्लीज़ आई कीप टेलिंग, प्लीज़ शेयर दिस चैनल, शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू मैनी मोर स्टूडेंट्स. राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस कंप्लीट पैकेज, द सेकेंड पैकेज इज द टेस्ट सीरीज. आपको लगता है आपके पास इनफ स्टडी मटीरियल है, यू डू नॉट रिक्वायर any other material, so you can opt for this as well. You can test your knowledge, whatever that you're studying is enough or not. तो ये सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको मतलब ये सारा एनालिसिस भी आपको इस टेस्ट के थ्रू होता रहेगा. So there'll be part test, cumulative test, and there'll be like the syllabus is pre-defined and you'll be getting the syllabus prior to your commencement of the test, right, मतलब week before that and so on. So children, ये सारा इन्फॉर्मेशन है टॉकिंग टेक्स्ट बुक के जो वेबसाइट है वहाँ पर. स्टिल आपको कुछ भी क्वेरीज हैं
regarding how your material would reach you and in how many days and what mode and how can you appear for your test series or how can you appear for these bi-weekly quizzes, which again children are for free, right, and are available on our website and are of Olympiad level, which I would request you to please give. So all these information, if you have any query related to all these information, you can call on this number 9549041111 is the number for you. Right children, so let's start with our chapter for today. Before beginning, as you all know that this is a ritual to take the promise that you're going to attend whole of the lecture, you'll make proper notes, you'll do proper revision of everything. जो भी मैं बोलूँ start to finish पूरा lecture सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स को क्रैक करना है बहुत अच्छे से और पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से, इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है चिल्ड्रन। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो लेक्चर के टाइम पे हम लोग दे देते हैं, राइट, तो वो मिस नहीं होने चाहिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर एग्जाम जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाते जाओ। कहीं कुछ पॉइंट छूट जाता है तो हम रिविजन भी लेते हैं, राइट, आई टेक रिविजन एज वेल, वहाँ पे आप नोट कर सकते हो। अदरवाइज लेक्चर्स तो ऑल द टाइम अवेलेबल हैं ही, राइट। सो लेट्स मूव ऑन चिल्ड्रन, शैल वी? ओके, सो चिल्ड्रन लेक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये डेटा हैंडलिंग क्या इम्पोर्टेंस रखता है वो तो मैं आपको लाइक वेरी सून आई लेट यू नो, बट प्री रिक्विजिट्स आर कि आपको नंबर काउंटिंग नंबर्स जो है ना वो आना चाहिए। सक्सेसिव नंबर्स क्या होते हैं, प्रेडिसेसर कौन से होते हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो आने चाहिए कि भाई विच इज़ द बिगर नंबर, विच इज़ द स्मॉलर नंबर। अब डेटा हैंडलिंग में हम लोग मेजरली अभी वाला जो चैप्टर है, मतलब अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, राइट, पॉजिटिव नंबर से ही हम डेटा को डील कर रहे हैं अभी। ऑल्दो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है, टेम्परेचर रेंज वगैरह और इन सब चीज़ों को अगर कैलकुलेट करना है तो आता है, ऐसा वो नहीं है, बट राइट नाउ हम लोग मोस्टली पॉजिटिव नंबर से डील करेंगे। बट अदर देन दैट यू शुड नो कि कौन सा बड़ा नंबर होता है, कौन सा छोटा नंबर होता है, राइट, इतना आपको पता है आई होप। एंड इस लेक्चर को करने के बाद वील बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ रॉ डेटा, हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज इट, और किस तरह से हम लोग टैबुलर फॉर्म में उसको फिल कर सकते हैं, किस तरह से उसको सजा सकते हैं, राइट, सजाना एज इन हमारे लिए यूज़फुल कर सकते हैं ऑब्वियसली। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड एंड दीज आर द की वर्ड्स चिल्ड्रन। बहुत सारे की वर्ड्स हैं, वो सब हम आज ही के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, होपफुली आज के लेक्चर में हम पढ़ पाएंगे, राइट चिल्ड्रन। सो मूविंग ऑन, सबसे पहले डेटा हैंडलिंग। अब डेटा हैंडलिंग एज द नेम सजेस्ट, सबसे पहले तो देखो, सोचो आपकी कोई एक कंपनी है, ठीक है, यू वांट टू ओपन अ कंपनी, आपकी खुद की नहीं है अभी, बट यू फील यू सपोज दैट आप कोई एक कंपनी ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, लेट अस से ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ठीक है, जो रेडीमेड क्लोथ होते हैं उसकी आप एक फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। अब रेडीमेड मटेरियल चाहिए तो इसका मतलब आपको जो लोग हैं उनका शेप साइज वगैरह सब पता होना चाहिए, है ना भाई, क्या मतलब बच्चों का, फिर बड़ों का, फिर टीनेज का, फिर जो बहुत ओल्ड एज हैं उनका, राइट। तो शेप साइज अब वो तो अलग अलग होता है, राइट, वो तो अलग अलग होता है भाई, किसी का कैसा शेप होता है, किसी का कैसा शेप होता है, कोई किसी की हाइट कम है और एज के अकॉर्डिंग अगर हाइट कम है और ज़्यादा हेल्दी हैं, या कोई बहुत ज़्यादा लीन है और टॉल है, इट कुड बी एनीथिंग, राइट। फिजिकल स्ट्रक्चर जो है किसी भी पर्सन का वो वैरी करता है, राइट, वो वैरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरा एक जैसे ही पर्सन बन रहे हैं, राइट। तो अब आप क्या करोगे, कैसे जानना चाहोगे भाई, आप खुद से जाओगे, मान लो आपने एक टाउन को या एक सिटी को टारगेट किया कि भाई ठीक है कोटा सिटी है, कोटा सिटी में जितने भी लोग हैं उन सबका मेजरमेंट लूँगा या लूँगी और लिखते जाएंगे कि भाई इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, राइट। फिर एक सिटी में गए, फिर दूसरी सिटी में गए, अब सिटी में भी जा रहे हो तो अकेले कितने घरों में चले जाओगे, इमेजिन। अब छोटे बच्चे से लेकर बड़े पर्सन तक कितना कर पाओगे, ठीक है। अब वो सब ले लिया आपने, मान लो सिटीज़, डिफरेंट सिटीज़ में आप 2-3 साल 5 साल तक घूम रहे हो और
किसी भी तरह से आप वो सारा डेटा नोट करते जा रहे हो कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, बड़े मतलब टीन एज तक, फिर अडल्ट तक, फिर ओल्ड एज तक, सबके आपने नोट कर लिए, राइट। अब जस्ट इमेजिन कि 5 साल के बाद आपके पास कितना डेटा है। 5 साल के बाद जब आप अलग 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 सिटीज़ में गए या विलेजेस में गए, तो कितना डेटा हो जाएगा, जस्ट इमेजिन, राइट। क्योंकि आप हर एक पर्सन का लिख रहे हो, भाई छोटे बच्चे का लिख रहे हो, बड़े का लिख रहे हो, सब एवरीथिंग, राइट। नाउ टेल, या एक और एग्जाम्पल जैसे मैं बताती हूँ, अब पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन जब सेंसेक्स, ये सॉरी नॉट सेंसेक्स, जब वो पॉपुलेशन का वो होता है, राइट, काउंटिंग होती है, तब जो पर्सन होते हैं, जो भी अलॉटेड, जिनको भी ये ड्यूटी दी जाती है, वो हर एक के घर जा करके एवरीबडी, मतलब छोटे बच्चे से लेकर कोई रेंट पे रह रहा है तो हर जने का, राइट, उनका एज, उनका सैलरी, ये वो फलाने में सब चीज़ लिखी जाती है, दुनिया भर की चीज़ें लिखते हैं उनके बारे में। तो जस्ट इमेजिन कि 2-3-4 महीने के बाद जितने भी टाइम ये चलता है पॉपुलेशन का, कि कितने काउंटिंग हो गई है पॉपुलेशन की, तो जस्ट इमेजिन कितना डेटा होता है, कितना डेटा हो जाता है। आप ज़रा इमेजिन करके देखो कैसे अब इस डेटा को हम यूज़ कैसे करें। इतने नंबर्स, सिर्फ नंबर्स, इतने नंबर्स कैसे यूज़ करें, राइट। तो दैट इज़ वेयर डेटा हैंडलिंग कम्स इनटू प्लेस, राइट। जहाँ पे हम उस अथाह डेटा को, जो इतना सारा है, चाहे आप क्लोथिंग के उसमें देख लो या पॉपुलेशन के उसमें देख लो या कैसे भी, राइट, और भी कोई चीज़ों में जहाँ पे हमें डेटा की ज़रूरत है, तो इतना वास्ट लेवल पे इतना सारा डेटा है, उसको मैनेज करना, उसको इस तरह से सॉर्ट करना कि वो हमारे लिए यूज़फुल हो, राइट। हम आफ्टर ऑल हम इतना एक्सरसाइज कर क्यों रहे हैं भाई, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं इस सब के ऊपर, क्योंकि हम को उस डेटा से काम है। तो हम खाली डेटा से क्या करेंगे, जब तक वो एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तब तक वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। कंपनी का डेटा हुआ, कुछ भी, जैसे कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, तो प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, अब कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उनका प्राइस कितना है, कितने बिक गए, फिर कितने में प्रॉफिट आया, फिर कितने बच गए, फिर लॉस कितने का हो गया, ओवरऑल साल भर के बाद प्रॉफिट कितना हुआ, इस सब के लिए भी डेटा की ज़रूरत है। पर उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो मेरे लिए यूजफुल है। दैट इज वेयर डेटा हैंडलिंग कम्स इनटू प्लेस, दैट इज वेयर वी यूज दी स्टैटिस्टिक्स, राइट। जो स्टैटिस्टिक्स का पूरा साम्राज्य है वो इसीलिए है चिल्ड्रन, राइट, ताकि हम उस बड़े सारे डेटा को अरेंज कर पाएँ। So that is what it says. See, data handling is one of the central activities through which we can organize and present data in such a way that its analysis and interpretation becomes easier and useful for us. यहाँ पे एक ये वर्ड और अपन लिख सकते हैं, easier and useful, right? After all, useful ही होना चाहिए, right? So this is what is data. समझ गए आप लोग कि डेटा हैंडलिंग बेसिकली होता क्या है। बहुत सारे डेटा हैं, उनको हम लोग अरेंज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डेटा हैंडलिंग। मूविंग ऑन, सी, अब डेटा होता क्या है चिल्ड्रन, डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। बहुत सारा इंफॉर्मेशन, इतना एज है, इतना हाइट है, इतना वेट है, और उसके अलावा भी ग्रे हेयर है, वाइट हेयर है, वॉट एवर इट इज, राइट। इतना यहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, स्कूल से पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन इसमें करी है, जॉब इसमें कर रहे हैं, सैलरी ये है, वॉट एवर, राइट, वॉट एवर इट इज। टेम्परेचर अगर किसी जगह का है, तो मान लो श्रीनगर का टेम्परेचर, तो श्रीनगर का टेम्परेचर 1967 में इतना था, फिर 69 में इतना था, और जनवरी में इतना था, फरवरी में इतना था, मार्च में इतना था, राइट। सो ऑल दिस इज information, right? So a collection of numerical figures gives some particular type of information is known as data, right? वो कुछ ना कुछ information हमें दे रहे होते हैं, that is known as data. Clear children? Just a second. Right? अब ये जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो हम कलेक्ट कर रहे हैं या कलेक्ट हो रही है, वट एवर इट इज हमारे यूज़ के लिए, तो ये दो तरीके से हमें मिलती है। एक तो होता है प्राइमरी डेटा और एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो पर्सन खुद जाकर के
खुद एक्टिविटीज़ करके या खुद के इन्वॉल्वमेंट से वो इन्फॉर्मेशन को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आप खुद से जा रहे हो, राइट, खुद से जा रहे हो लोगों के पास और बोल रहे हो या इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, ठीक है। या आप खुद नहीं जा सकते, ठीक है। एक ही जना कितनी जगह जाएगा, तो आपने टीम डिवाइड कर दी, ठीक है। आपने 10 लोगों के ग्रुप को हायर किया और उन्हें अलग अलग सिटीज़ में भेज दिया, ताकि आपके पास अब आप ही एक मंथ में हर जगह एक मंथ करके जा रहे हो और वो 10 जने एक मंथ में काम कर रहे हैं, आपके पास दूसरे मंथ कुछ डेटा होगा, ठीक है। तो आपने लोगों को डिवाइड कर दिया, उनको बोला कि आप जाओ जाके इन्फॉर्मेशन लेकर के आओ, तो वो लोग जा रहे हैं। तो सर्वेज जैसे हुए, इंटरव्यूज हुए, राइट। तो ये सारे तरीके क्या होते हैं चिल्ड्रन, ये सब प्राइमरी में आते हैं। मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन जो रहता है, फर्स्ट टाइम पे जो फर्स्ट पर्सन को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, राइट। मतलब हाथों हाथ जा करके, चाहे आप इंटरव्यू से, जैसे मैंने बोला इंटरव्यू से इस तरह का ले रहे हो इन्फॉर्मेशन, या खुद जा कर के सर्वे कर रहे हो, उससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ऑल दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा, ठीक है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी किसी ने निकाल लिया है, ऑलरेडी कोई उसको उस इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी निकाल चुका है, उस डेटा को ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है, आप उस डेटा को यूज़ कर रहे हो। कोई XYZ पर्सन ने ऑलरेडी उस डेटा को कंपाइल कर लिया है, राइट, उसको पूरे को एनालिसिस कर लिया है, आप उस डेटा को यूज़ कर रहे हो, राइट। जैसे न्यूज़पेपर्स हुए, राइट, न्यूज़पेपर्स में ऑलरेडी डेटा रहता है, उन लोगों ने कर लिया, आपने उसको यूज़ कर लिया। मैगजीन्स में, लाइब्रेरीज, तो ये सब, इंटरनेट, तो वहाँ पे ऑलरेडी डेटा है, आपको उसको यूज़ करना है अपने पर्पस के लिए। सो दैट इज सेकेंडरी डेटा। और एक जहाँ आप खुद जा कर के कर रहे हो, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। आइए बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो डेटा होता है क्या, यूजफुल न्यूमेरिकल फिगर्स, जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे लिए, राइट। और वो दो टाइप से होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट होते हैं बाय द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर और विद द हेल्प ऑफ हिज वर्कर्स, इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जैसा मैंने बताया आपको कि या तो आप खुद जाकर के इंटरव्यूज ले रहे हो, सर्वेस कर रहे हो, या आप अपने ही वर्कर्स को बोल रहे हो कि भाई जाकर के करो। और सेकेंडरी डेटा विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अ पर्सन और अ सोसाइटी, एंड दीज मे बी इन पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज आर नोन एज सेकेंडरी डेटा। पब्लिश मतलब वही मैगजीन हुआ, न्यूज़पेपर्स हुआ, अनपब्लिश मतलब जैसे इंटरनेट हुआ, ब्लॉग्स हुए, जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, राइट। तो उससे भी फर्स्ट हैंड डेटा ही निकलता है, राइट। जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, उस सब से भी यही सब इंफॉर्मेशन निकलती है। क्लियर चिल्ड्रन? सो दीज आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। क्लियर? नेक्स्ट it says when the data is compiled in the same form and order in which it is collected, it is known as raw data, it is called as crude data। मतलब अभी वो डेटा ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे मैंने कहा कि भाई डेटा आ गया, आप गए या आपके वर्कर्स गए, अलग अलग सिटीज़ में गए, इंफॉर्मेशन दर ले ली कि भाई एक फलाना सिटी है, वहाँ पे किड्स, जैसे एक जने को आपने किड्स का दे दिया कि भाई वो सिर्फ किड्स के लिए ही काम करेगा, कि भाई किड्स का इस एज का, मतलब आप ये मान लो 10 to 15 एज में उनका क्या एक वो रहता है स्पेसिफिक साइज, एवरेज निकाल लेंगे, उसका एवरेज निकाल करके फिर उसी अकॉर्डिंग डाई बना देंगे, राइट। तो एक जने को किड्स का बोला, एक जने को किसी भी चीज़ का बोल दिया, राइट, एडल्ट का बोले, वॉट एवर, राइट। तो डेटा आपके पास एक साथ कलेक्ट होकर के आ गया, बहुत सारा डेटा एक साथ आ गया। वो जो बहुत सारा एक साथ डेटा है, राइट, विच इज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड येट आपके यूज़ के लिए, दैट इज़ नोन एज अ रॉ डेटा, राइट। जैसे हम रॉ सब्जियां लेकर के आते हैं ना बाहर से आप ये मानो बैंगन की सब्जी, बैंगन, हम ब्रिंजल जो हम लेकर के आते हैं, वैसा कच्चा तो खा नहीं सकते, राइट। या भिंडी, राइट, लेडी फिंगर बाज़ार से लेकर के ऐसी कच्ची की कच्ची हम खा नहीं पाते, ऑल्दो काउज और ये सब खा पाते हैं, हम नहीं खा पाते, ठीक है, हमें पकाना पड़ता है उसको,
राइट, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग खा पाते हैं. सेम इज़ द केस विद डेटा ऑल्सो, राइट. तो जब वो डेटा हम लोग लेकर के आते हैं, जब कलेक्ट होता है, तब तक वो रॉ डेटा है, क्रूड डेटा है, मतलब अभी वो ऑर्गेनाइज नहीं है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस कि हम उसको एनालाइज करें, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करें, और फिर वो हमारे लिए यूजफुल होगा, राइट. सो दैट इज नोन एज रॉ डेटा. जैसे मैं अब एग्जाम्पल लिखूँ, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 45 kg, 50 kg, 52 kg, से 7 kg, 9 kg, 42 kg, 19 kg, से 59 kg एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब ये क्या है चिल्ड्रन, ये सब क्या है, सिंपल वेट्स हैं, वेट दे रखे हैं, बस किसी पर्सन के, किसी के वेट दे रखे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन के. तो ग्रुप ऑफ पर्सन के अगर वेट दे रखे हैं तो क्या काम आ रहा है अभी, 45, 50, 52, बस ये डेटा है, ओनली डेटा. कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं, कुछ यहाँ पे प्रॉपर वो नहीं कि भाई ये रेंज है या इनका ये करना है या वो करना है, कुछ भी नहीं, बस डेटा है मेरे पास कि मैं गई सोसाइटी में, वहाँ पे कुछ लोगों के मैंने वेट नोट कर लिए, तो ये वेट नोट कर लिए, बस ये दिस इज नोन एज रॉ डेटा चिल्ड्रन. इसको हम लोग रॉ डेटा या क्रूड डेटा बोलते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट, अब बिना सिर्फ ऐसे ही है डेटा तो कुछ काम का नहीं है, ऑब्वियसली मुझे उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. तो अब ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, तो या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. तो वेरी सिंपल, नंबर्स को हमें अरेंज करना आता है, असेंडिंग डिसेंडिंग हम बचपने से करते हुए आ रहे हैं, तो ये भी हमें आता है. So what does it say? The raw data when put in ascending or descending order of magnitude is called an array or arranged data. array. ठीक है. सो उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग आपको करना है, ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल उसका वैल्यू है कि भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उस फॉर्म में आपको उसको अरेंज करना है, देन इट विल बी ऑर्गेनाइज डेटा और इन एन अरे विच कुड बी यूज्ड. क्लियर चिल्ड्रन. सो प्लीज कॉपी इट. फिर हम आगे मेथड देखेंगे कि भाई किस तरह से हम लोग को इसको अरेंज करना है. रेंज. अब रेंज क्या होती है, देखो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है अपने को, है ना, कुछ डेटा गिवन है 5, 6, 8, 10, 14, 20. अब ये यहाँ पे सीरीज मत ढूंढने लग जाना कि भाई इसके अंदर कुछ तो सीरीज हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है, अपने को कोई पैटर्न नहीं ढूंढना है इसमें. देखो ये सिंपल डेटा गिवन है, हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है 5, 6, 8, 10, 14 और 20, ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. अब रेंज क्या होती है, देखो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से अभी हमने पढ़ा ना भाई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू ये है, हाईएस्ट वैल्यू इज 20, राइट, 20, हाईएस्ट वैल्यू इज 20 एंड स्मॉलेस्ट, जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो वैल्यू कौन सी है, 5, राइट, वो 5 है, स्मॉलेस्ट इज 5. दैट, अब ये स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू जो है या हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे चिल्ड्रन, उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. 20 minus 5, दैट विल गिव मी रेंज, दैट विल गिव मी द रेंज. मतलब जो भी मुझे डेटा गिवन है, जो भी मुझे डेटा XYZ गिवन है चिल्ड्रन, उसके अंदर जो हाईएस्ट स्कोर है मेरे पास, या हाईएस्ट वैल्यू जो है और लोएस्ट वैल्यू जो है उस डेटा की, उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है. उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो जो सब्ट्रैक्शन जो रिजल्ट होगा दैट विल गिव मी द रेंज, वो मुझे क्या देगा चिल्ड्रन, रेंज. क्लियर. So see, the range is the difference. See, the range is the difference between the highest and lowest scores of a distribution. Distribution is data only children. Data. Distribution को हम data भी बोलते हैं. It is one and the same thing, है ना. Distribution बोल लो, observations बोल लो, data बोल लो, right?
सो दिस मेजर इज यूजफुल फॉर अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है ये, ग्रुप डेटा के लिए इतना नहीं होता. इफ L and H are the lowest and highest scores in the distribution, then range is equals to H minus L. Range is equals to H minus L. आया समझ में बात? ये हमने देख ही लिया. The largest number is 20 and the smallest number is 5. So subtract 5 from 20. This 15 is the range. समझ गए हम लोग? इतनी बात समझ गए. क्वेश्चन करते हैं अपन इस पे बेस थोड़े से चिल्ड्रन, तो अपने को थोड़ा और समझ में आएगा. So now this says identify the primary and secondary data types, right? इसमें से आप लोग चाहो तो एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो. जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है हमारा डेफिनेशन, उसके अंदर भी यू कैन राइट इट, राइट. सो जर्नल्स क्या है? ऑलरेडी लिखे हुए जर्नल्स, मतलब पेपर्स जो रहते हैं, लोग रिसर्च करके जो पेपर्स लिखते हैं, तो दैट इज ऑलरेडी डन बाय समवन. आप उस डेटा को यूज कर रहे हो. सो दिस इज सेकेंडरी, right? I'll write SNP. Then next web pages. Web pages में भी children already किया हुआ होता है. Already web pages पर जो हम Google वगैरह देखते हैं, Wikipedia देखते हैं, वहाँ पे already given है, right? वहाँ से हम उठा रहे हैं. Next is questionnaires. Questionnaires मतलब जैसे population का जो वो रहता है, सर्वे रहता है, उसके लिए हमें क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं, राइट? या आप जैसे मैंने बोला कंपनी का जो एग्जाम्पल दिया वो करने के लिए, या मान लो आप कपड़े की नहीं तो आप फूड आइटम्स की अगर खोलना चाहते हो, तो यू विल गो आउट एंड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक पर्टिकुलर रीजन में अगर आप रेस्टोरेंट या अपना फूड इंडस्ट्री कुछ ओपन करना चाहते हो, तो यू आर गोइंग टू आस्क कि वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा क्या पसंद है, जिससे आपका सेल्स जो है वो बहुत अच्छा रहे, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चनर मीन्स आप खुद जा करके पूछ रहे हो, राइट? द पर्सन हिमसेल्फ इज गोइंग और योर वर्कर्स आर गोइंग. वो फर्स्ट टाइम डेटा होगा, फर्स्ट टाइम आप कलेक्ट कर रहे होंगे उस डेटा को, राइट? सो दैट इज प्राइमरी. ब्लॉग्स आर अगेन सेकेंडरी. सर्वेज आर प्राइमरी. चिल्ड्रन सर्वे प्राइमरी होते हैं. देन ऑब्जर्वेशंस भी चिल्ड्रन खुद से करते हैं, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी. एक्सपेरिमेंट्स इज अगेन प्राइमरी. जो साइंटिस्ट वगैरह कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट्स खुद से ही कर रहे होते हैं, राइट? देन बुक्स इज सेकेंडरी. फोकस ग्रुप्स में भी इसी तरह की स्टडी होती है चिल्ड्रन. यही सब चीज़ों की स्टडी होती है कि उसका कुछ आउटकम निकले और फिर उस डेटा को यूज़ किया जा सके. सो अगैन दिस इज ऑल्सो प्राइमरी. आर्टिकल्स ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, सेकेंडरी. इंटरव्यूज आर ऑल्सो प्राइमरी, राइट चिल्ड्रन? तो ये इसका क्राइटेरिया है, मतलब ये आप समझ ही गए. एस इज फॉर सेकेंडरी, पी इज फॉर प्राइमरी. सो यू कैन राइट दीज एज एग्जाम्पल्स एज वेल. ठीक है, आगे करें. नेक्स्ट, द फाइनल मार्क्स इन मैथमेटिक्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज. ठीक है, ये जो मार्क्स हैं ये 30 स्टूडेंट्स के फाइनल मार्क्स हैं मैथमेटिक्स के. नाउ व्हाट डज इट सेज? अरेंज दीज मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर. 30 to 39 वन ग्रुप, 40 to 49 सेकेंड ग्रुप, एक्सेट्रा. अच्छा, अब वो बोल रहा है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में इनको मार्क्स को मुझे वो करना है, सॉर्ट करना है. एंड 30 to 39 वन ग्रुप एंड 40 to 49 सेकेंड ग्रुप. ओके, सो ग्रुपिंग करनी है. ग्रुपिंग उसने बता रखी है. लेट्स डू द ग्रुपिंग देन. यहाँ पे कर लेते हैं अपन. ठीक है, अब वो बोल रहा है 30 से लेकर 39 एक ग्रुप रहेगा. अभी ग्रुपिंग के बारे में हम और पढ़ेंगे अभी, बट नॉनदलेस वो बोल रहा है 30 से 39 एक ग्रुप होना चाहिए, 40 से 49 दूसरा ग्रुप होना चाहिए. फिर देखो 39 तक वहीं आ रहा है, फिर 40 आ रहा है. नेक्स्ट इज कमिंग 49. तो 49 के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 50 से 59 तक. फिर 60 से 69 तक. अब कहाँ तक जाना है पहले अपन देख लेते हैं. देखो हाईएस्ट नंबर मुझे क्या है? 100 तक दिख रहा है. 3 डिजिट नंबर दिख रहा है, तो मुझे 100 तक जाना है मतलब. तो 69 हो गया, फिर 70, 79, 80, 89, 90, 99, 99 एंड बस 100.
109 तक, है ना भाई। ग्रुप बनाना है तो ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे उसके अंदर एक ही नंबर आ रहा हो, डजेंट मैटर, पर बनाना तो पड़ेगा ही, बनाना तो पड़ेगा ही, चाहे एक ही आ रहा हो उसके अंदर, राइट। सो करते हैं अपन इसको। अब देखो 30 से 39 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, लेट्स सी। 30 से 39 के बीच में एक तो 37 आ रहा है, राइट, एंड बस एक ही आ रहा है इसके अंदर, तो वन ओनली, दैट इज 37, राइट। ओनली 37 ही आ रहा है इसके अंदर, फाइन। फिर 40 से 49 के बीच में, 40 से 49 के बीच में एक 48 आ रहा है, 40 से 49 के बीच में नेक्स्ट इज 48 अगेन, 48 टू टाइम्स आ रहा है, देन 44 इज ऑल्सो कमिंग, दैट्स इट। अच्छा 39 भी है यहाँ पर, 39 इज ऑल्सो देयर, सो 39 और 48, देन 48, देन 44, 44, 48 एंड 48 ये इस ग्रुप में आ गए। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं अपन, दैट इज 50 टू 59। अब 50 टू 59 में 53 इज देयर, 53 इज देयर, 55 इज देयर, देन 58 इज देयर, 56 is there, 58, 52, 59 and 50, बहुत सारे भाई, बहुत सारे। So starting from 50 है, then is 52, 52 is there, then 53 is there, 54 नहीं है, 54 is not there, 54 is not there, right, 54, 55 is there, then 56, 57 नहीं है, 58 दो बार है, 58 टू टाइम्स है, एंड 59। $58, 58 एंड 59 नीचे लिख देती हूँ मैं, कोई बात नहीं, आ जाएगा आपको समझ में, क्लियर है। तो अब क्या क्या बचा चिल्ड्रन, 56 हो गया, ये हो गए, कैंसिल आउट कर देते हैं जो भी हो गए, ताकि हम दोबारा से उसको यूज़ ना कर लें, ठीक है। दिस इज टाइम टेकिंग चिल्ड्रन, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज 60 से 69 तक। अब 60 से 69 में कौन कौन सा है, इट इज 60 है, 60 लिख देते हैं एक तो, देन नेक्स्ट इज 60 अगेन, 60 दो बार है, फिर 61 है, 61 इज देयर, फिर 62 इज देयर, 62, फिर उसके बाद 63 इज नॉट देयर, 63 टाइम्स है, ओके, सो 63 टाइम्स है, देन 63 is not there, but 64 है, 64 is there, 65 is not there, 67 and 68, 67, 68, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगेन 70 से 79, 70 से 79 में 70 इज देयर, ये रहा 70, फिर उसके बाद
75 is there, 75, फिर उसके बाद 77, then 78, 78 is there, that's it, that's it, that's it, that's it. अब नेक्स्ट दोबारे 80, 80, 80, 80, 80 कहाँ है? यस, 84 इज देयर, 84 is there, then 88 is there, 84 is there, 88 is there, then that's it, 90 and 98, 90 and 98 are there, 90 and 98, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए एंड 100. क्लियर चिल्ड्रन? तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में जैसा उसने बोला उस तरह से अपन ने इसको अरेंज कर दिया. अब वो क्या बोल रहा है सेकंड में, व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर. हाईएस्ट स्कोर कितना है? 100 है, किसी बच्चे के पूरे 100 मार्क्स आए हैं. सेकंड, व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर. लोएस्ट स्कोर कितना है चिल्ड्रन? 37. इस टेबल को देख करके, मतलब यहाँ पे जो हमने अरेंज किया उसी को देख करके बोल सकते हैं कि 37 इज द लोएस्ट स्कोर. व्हाट इज द रेंज. अब रेंज क्या होता है चिल्ड्रन? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, that is, let me write it like this, range is equals to highest minus lowest marks, so that is 100 minus 37 which is equals to 63. तो 63 मेरी क्या हो गई चिल्ड्रन? रेंज. ठीक है, रेंज आ गई 63. Now, if 40 is the pass marks, how many have failed? 40 अगर पास मार्क्स है चिल्ड्रन तो कितने फेल हो गए? तो देखो 40 अगर पास मार्क्स है, फेल कितने हुए? 37 and 39, 2 have failed. देखो 49 पास मार्क्स है तो उसके ऊपर जितने भी जने आ रहे हैं वो सब पास हैं, उससे नीचे वाले सब फेल होंगे. दिस इज हाउ डेटा इज यूज. डेटा को हमने अरेंज किया तो हमें अब पता लगने लगेगा कि हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे किस तरह से, फिर वो हमारे लिए यूजफुल होगा. तो आपको समझ में आ रहा है कैसे यूजफुल हो रहा है. तो अब 40 से नीचे वाले कितने हैं? 37, 39, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 2. राइट, इसका आंसर होगा 2 स्टूडेंट्स. राइट, हाउ मेनी हैव स्कोर्ड 75 और मोर. अब कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं? तो सी 75 ये रहा. लेट मी डू इट विद अ डिफरेंट पेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 students are there. How many have scored 75 or more? 75 के लिए भी वो पूछ रहा है. Right? So 1, why have I marked it on 70? So 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 students are there, children. Not 9. 8 students. Right? 75 or more. Yes, correct. Correct है children. ठीक है? आगे करें, next question करें हम. What does this question says? The weights of newborn babies in kilogram in a hospital on a particular day are as follows. तो वो information बता रहा है कि किसी एक हॉस्पिटल के अंदर जो न्यूबॉर्न बेबीज उस पर्टिकुलर डे पर हुए, उस पर्टिकुलर डे पर बॉर्न हुए, उनके वेट्स क्या हैं वो इस तरह से गिवन है. 2.3 kg, केजीज में है, इट इज सेम 2.3 kg, 2.2 kg, 2.1, 2.7 एंड सो ऑन. ठीक है, वो उसने बता दिया. अब वो क्या बोल रहा है? रीअरेंज द वेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहला पॉइंट रीअरेंज कर देते हैं अपन उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो डिक्रीजिंग ऑर्डर, विच इज द हाईएस्ट? 3.0, फिर 3 हो गया, उसके बाद इट इज 2.9 इज देयर, 2.9,
देन अगेन 2.9 इज देयर। चिल्ड्रन ये डेटा हैंडलिंग थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। फर्स्ट लेक्चर में मैं बता रही हूँ कि डेटा हैंडलिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि इसमें डेटा होता है, उसको आपको देखना रहता है और उसको प्रॉपर अरेंज करना रहता है, तो इट टेक्स टाइम, राइट। सो देन दैट इज़ 2.9। फिर उसके बाद इज़ 2.8, नेक्स्ट इज 2.8। 2.8 इज 2 टाइम्स, अगेन 2.8। चाहे 2 बार आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम उसे लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ी है, राइट। तो हम 2 बार उसको लिख देंगे अगर वो आ रहा है तो, राइट। देन देयर इज 2.7, नेक्स्ट इज 2.7 विच इज कमिंग वंस एंड ट्वाइस, ये भी आ रहा है 2.7, दिस इज ऑल्सो कमिंग ट्वाइस, ठीक है। 2.7 के बाद है 2. Oh, there was 3.1 as well. कोई बात नहीं, यहीं पे लिखने में आ जाएगा अभी। 3.1 was also there. So 3.1, 3.0, then 2.9 कितने थे? 2.9 थे, 2.9 and then 2.9, 2.8 was twice, 2.7 was twice, then is 2.6, 2.6 एक ही बार होगा, then is 2.5 and 2.5, 2.5 2 times है and 2.5, then is 2.4, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1, 2.3, 2.2, 2.1। क्लियर? ये क्या हो गए? वेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट, डिटरमाइन द हाईएस्ट वेट। अब हाईएस्ट वेट कितना है? 3.1 kg। 3.1 kg is the highest weight. Determine the lowest weight. Lowest weight is 2.1, 2.1 kg. Right. अब range पूछ रहा है. Range is highest minus lowest. That is going to be highest minus lowest हो गया. कितना हो जाएगा children? 3.1 minus 2.1. That is 1. 1 is the range. 1 range है, kg से मतलब नहीं, 1 range है। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी बेबीज वर बॉर्न ऑन दैट डे। कितने बेबीज बॉर्न हुए चिल्ड्रन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So 15 babies were born on this day. क्लियर चिल्ड्रन? आया समझ में बात कि किस तरह से क्वेश्चन करना है? प्लीज कॉपी इट डाउन, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी नाउ। अब फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग आम बोलचाल में भी बात करते हैं कि या फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट देन दैट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, नॉट सो डिफरेंट, बट देन इट इज़ वाइब्रेशन पर सेकेंड, राइट। वाइब्रेशन, कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं पर सेकेंड या पर मिनट, वट एवर द टाइम लिमिट इज गिवन, राइट। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। इसका ये मतलब है, जैसे हमने यहाँ पर एक डेटा देखा, ठीक है, यहाँ पे हमने एक डेटा देखा कि सम नंबर्स वर बीइंग रिपीटेड, है ना। कुछ डेटा ऐसा था जो रिपीट हो रहा था। 2.9 2 बार आ रहा है, 2.8, 2.7, जैसे इससे पहले वाला एक क्वेश्चन था, यहाँ पर भी सी, जैसे 60 3 बार आ रहा था, राइट। 60 वॉज कमिंग 3 टाइम्स एंड एज सच और कोई वो नहीं था जिसमें 3 टाइम्स आया, बट 60 वॉज कमिंग 3 टाइम्स, राइट। ऐसे ही यहाँ पे जब हमने देखा कि these were being repeated 2 times, एक नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी चिल्ड्रन। नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन occurs in the given data is called the frequency of the distribution or observation or the data given, right. So for example, if I write something like this, let's say
कि मैं एक सोसाइटी या चलो लेट्स डू दिस कि क्लास टेस्ट में कुछ 30 स्टूडेंट्स के या कुछ स्टूडेंट्स के, लेट्स नॉट नेम इट, कुछ स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10 मार्क्स आए हैं. अब वो 10 मार्क्स कितने कितने आए, जैसे somebody got 10 out of 10, लेट्स से कुछ 3 बच्चों के 10 मार्क्स आए, कुछ के 7 मार्क्स आए हैं, कुछ के लेट्स से 5, 4, 3, 2, 0 से 9, 8, 8, इस तरह से कुछ बच्चों के मार्क्स आए हैं. राइट चिल्ड्रन, तो अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात क्या है समझने की कि 10 कितने स्टूडेंट्स के आया है, कितने स्टूडेंट्स कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ. 7 कितने टाइम रिपीट हुआ, 2 टाइम रिपीट हुआ. राइट, देन 8 इज ऑल्सो रिपीटेड 2 टाइम्स. बाकी सब 1 टाइम रिपीट हुए, मतलब 1 टाइम ही आए, 1 टाइम ही आए हैं. राइट, सो दैट इज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. मतलब एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर, आप ये बोल सकते हो जो भी डेटा गिवन है उसमें एक पर्टिकुलर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कितनी बार रिपीट हो रही है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट नंबर. राइट, सो नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स, नंबर ऑफ टाइम्स कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर करती है बार बार, सो देन दैट इज नोन एज what, that is known as the data frequency of that number. मतलब 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है. 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है. 8 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है. तो फ्रीक्वेंसी 2 है या फ्रीक्वेंसी 3 है का मतलब ये हुआ कि वो नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है. ये इसका मीनिंग होता है, बेसिक मीनिंग ये होता है. राइट, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, this is a method to present raw data in the form which can easily be understood, which one can easily understand the information contained in the raw data. There are generally 2 types of frequency distributions. ठीक है, so frequency distribution is basically a method. ठीक है, 2 टाइप के मेथड होते हैं, 2 टाइप के एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज होती हैं. एक होती है कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो मेथड है बेसिकली वो 2 टाइप से होगा कि भाई एक तो ग्रुप्ड डेटा के लिए, एक अनग्रुप्ड डेटा के लिए. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेथड बेसिकली जहाँ पे हम जो मुझे क्रूड डेटा, जो रॉ डेटा मिला हुआ है उसको मैं एक सुंदर चित्रण करके अच्छे से एकदम एनालाइज करके फिल कर दूँ एक टेबल फॉर्म में या पाई चार्ट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट कर दूँ. राइट, कि मैं उसको यूज़ कर पाऊँ. राइट, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होते हैं उसके. अब 2 टाइप से मेथड होते हैं. वो मेथड 2 टाइप से क्या होते हैं, एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अनग्रुप्ड मतलब जैसे देखो, इफ़ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन में उसने बोला कि अरेंज दीज मार्क्स इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड ग्रुप बना दो. 30 से 39 एक ग्रुप हुआ, 40 से 49 दूसरा ग्रुप हुआ, फिर उसी तरह से चलता जाएगा. मतलब सेम तरीके से जैसे अपन सीरीज पढ़ते हैं, नंबर सीरीज पढ़ते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्या हो रहा है, 2, 2, 2, 2, 2 ऐड हो रहा है सब में. इसी तरह से यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि 30 से 39 तक, फिर 40 से 49 तक, फिर 50 से 59 तक, 60 से 69 तक ग्रुप हो गया. अब इस ग्रुप में राइट, जैसे मान लो कि मैं ये बोल रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अब वहाँ पे असेंबली होने वाली है. अब मैंने ये बोला क्लास 6th के स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइन अप कर लो, 7th के स्टूडेंट्स यहाँ, आप जैसे सुबह असेंबली में जाते हो वहाँ पर भी ऐसे होता है भाई, क्लास 6 के सारे स्टूडेंट्स एक साथ असेंबल होंगे, 7th के एक साथ, 8th के एक साथ असेंबल होंगे, 9th के एक साथ असेंबल होंगे, ग्रुप बना लो. राइट, तो इसका मतलब 6th क्लास का अलग ग्रुप है तो उसके अंदर 7th क्लास का कोई स्टूडेंट नहीं आएगा, यही इसका मीनिंग हुआ. 9th क्लास का कोई ग्रुप है तो उसके अंदर 6th का या 7th का या 8th स्टैंडर्ड का कोई बच्चा नहीं आएगा. राइट, समझ गए. 9th का ग्रुप है तो 9th के ही बच्चे आएंगे, 7th का ग्रुप है 7th के ही बच्चे आएंगे. सेम इज द केस हियर एज वेल चिल्ड्रन. यहाँ पर भी केस सेम ही है कि जैसे ये तो हुआ ग्रुप्ड, ठीक है. अब समझ गए आप लोग ग्रुप का. अब अनग्रुप्ड इसका जस्ट रिवर्स है. मैंने बोला सारे स्टूडेंट्स कम टुगेदर एंड सिट हियर, डजेंट मैटर आप जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ,
चाहे आप 6th की लाइन में हो, 7th की लाइन में हो, 9th के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप बना करके बैठ जाओ सब स्टूडेंट, ठीक है, इट डजेंट मैटर वो मिक्स है। या जैसे आप मानो कि मैंने कुछ एप्पल्स परचेज किए, ऑरेंजेस परचेज किए, एंड लेट्स से गुआवा परचेज किया, ठीक है, ग्रेप्स परचेज किए, ये सारे फ्रूट्स मैंने परचेज कर लिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बोल लिया, उसके अंदर उनको डाल दिया, राइट, एक बड़ा सा बोल लिया, उसके अंदर मैंने उन फ्रूट्स को कट करके डाल दिया, या कट करके भी नहीं, ऐसे ही डाल दिया, कुछ ऑरेंजेस, एप्पल्स, ग्रेप्स, गुआवास, ये सब मैंने उसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब वो क्या है, इट्स अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, राइट, इट इज अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। उसके अंदर मैंने अलग अलग नहीं कर रखा, फ्रूट्स हैं, कंबाइनिंगली फ्रूट्स हैं, अलग अलग नहीं किया कि एप्पल कितना है, एप्पल का ग्रुप कितना है, ऑरेंजेस का ग्रुप कितना है, ग्रेप्स का ग्रुप कितना है, ऐसा नहीं किया, बस फ्रूट्स हैं, अनग्रुप्ड है, समझ गए। या जैसे मैंने असेंबली का एग्जाम्पल लिया कि बस सब स्टूडेंट्स एक साथ जहाँ खड़े हो वहीं पे सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बैठ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप 6th की ही लाइन में हो, 7th के 9th स्टैंडर्ड का बच्चा 6th स्टैंडर्ड के साथ है, 8th स्टैंडर्ड का बच्चा 12th स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दैट इज अनग्रुप्ड, राइट। सो नाउ इट सेज इफ द डेटा इज लार्ज, डेटा लार्ज है and not classified in groups, then for their representation we use tally marks according to their frequency. This distribution is known as ungrouped frequency distribution. तो इस तरह का जो ग्रुप रहता है, इस तरह का अनग्रुप डेटा जो रहता है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो किसी ग्रुप के अंदर नहीं है, मतलब मैंने जैसे फ्रूट्स का एग्जांपल लिया कि बस ऐसे फ्रूट्स रखे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चिल्ड्रन, वी कॉल इट एज अनग्रुप डेटा, पहली बात तो। और उस अनग्रुप डेटा को अरेंज करने के लिए हम लोग टैली मार्क्स जो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको हम यूज़ करते हैं, एंड देन दिस इज नोन एज द अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। किस तरह से हुआ, टैली मार्क्स, दीज आर नोन एज टैली मार्क्स, राइट। चलो तब इसको समझना, जैसे दिस इज एन एग्जाम्पल गिवन कि कोई एक क्लास टेस्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स इस तरह से आए, 12 मार्क्स आए, 15 आए, 17 आए, 19, 21, 23 एंड 25, राइट। पर अब 12 मार्क्स कितने जनों के आए, 1 मार्क एक जने का। जैसे देखो टैली मार्क्स को हम वो किस तरह से करते हैं, लिखते कैसे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी, किसी भी नंबर की फ्रीक्वेंसी अगर 1 है, मतलब वो एक ही बार अपेयर हो रहा है, तो उसे मैं लिखूंगी एक स्ट्रेट लाइन से। अगर कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, कोई भी नंबर या ऑब्जर्वेशन 2 बार रिपीट हो रही है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, तो मैं उसको कैसे नोट करूंगी, इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइंस। कोई भी ऑब्जर्वेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, फ्रीक्वेंसी 3 होने का मतलब वो 3 बार रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने बताया 60, जैसे मैंने बताया 10 यहाँ पे पिछले वाले उसमें, राइट। फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 3, 10 की कितनी है 3, तो इस तरह से 3 है अगर, तो मैं किस तरह से करूंगी 1 2 3, 3 स्ट्रेट लाइंस बना दूंगी मैं, 1 2 3, ठीक है। 4 है अगर, फ्रीक्वेंसी 4 है, यानी कोई भी नंबर अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 स्ट्रेट लाइन बना दी। 5 बार अगर रिपीट हो रहा है तो उसको मैं कैसे लिख दूंगी, अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 एंड अक्रॉस, ठीक है, इस तरह से क्रॉस, समझ गए, चारों लाइन पे क्रॉस बन जाएगा, दैट रिप्रेजेंट्स 5, ठीक है। सो 1 के लिए 1 फ्रीक्वेंसी के लिए 1 एक स्ट्रेट लाइन, 2 फ्रीक्वेंसी के लिए 2 स्ट्रेट लाइन, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 4 स्ट्रेट लाइन, और एक इस तरह से स्लैंटिंग लाइन जो इन चारों को कट करेगी। अब 6 रिप्रेजेंट करना हो तो, अब अगर मुझे 6 रिप्रेजेंट करना हो तो 6 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी चिल्ड्रन, 6 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, देखो 1 2 3 4 5, ये तो हुआ, राइट, ये तो क्या हो गया चिल्ड्रन, 5 हो गया, एंड 6 आए समझ में। 6 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, 1 2 3 4 5 तक तो हो गया, 1 और 6 हो गया। 7 को किस तरह रिप्रेजेंट करूंगी मैं, 1 2 3 4 5 6 7,
10 को रिप्रेजेंट करना है तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड इट गोज ऑन। ये होता है टैली मार्क्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज़ लाइक दिस। इस तरह से हम लोग अनग्रुप्ड डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी एक नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है, 10 बार रिपीट हो रहा है, 15 बार रिपीट हो रहा है, तो हम घड़ी घड़ी उसको 15 बार थोड़ा ना लिखते जाएंगे भाई, यहाँ तो 1 2 3 बार था चिल्ड्रन तो अपन ने रिपीट करके लिख लिया उसको। पर कोई नंबर अगर 15 बार रिपीट हो रहा है, 50 टाइम्स रिपीट हो रहा है, क्योंकि डेटा तो बहुत बड़ा होता है, कोई इतने 10-5 नंबर से हमें थोड़ा मतलब होता है भाई डेटा हैंडलिंग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं। तो मान लो कोई पर्टिकुलर नंबर 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 50 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऑल्दो उसके लिए एक अलग सिस्टम है, 50 टाइम्स आप ये नहीं बनाते रहोगे, बट स्टिल 15-20 नंबर्स तक यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक टैली मार्क का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टैली मार्क्स बोलते हैं इसको। जैसे देखो 12 मार्क्स कितने जनों के आए, एक बच्चे के आए, देन 15 मार्क्स कितने बच्चे के आए, 2 के आए, देन 19 मार्क्स कितने बच्चे के आए, 5 बच्चों के आए, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ऑल्दो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट देन दिस लुक्स गुड, विजुअलाइजिंग इफेक्ट अच्छा है। अब जैसे मान लो बोर्ड मीटिंग चल रही है, किसी कंपनी की मीटिंग चल रही है, वहाँ पे अब आप बहुत ही बोरिंग तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हो। मान लो हम सोचते हैं, जैसे बायो का एग्जाम्पल लेते हैं, बायो जब हम पढ़ते हैं बिना पिक्चर्स के, मान लो मैथमेटिक्स में तो नंबर्स हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है, पर अगर बायो पढ़ रहे हैं, अब बायो में हम डायग्राम नहीं देख रहे हैं, अब बस पढ़ते जा रहे हैं, देयर इज अ फ्लावर एंड इट हैज पेटल्स एंड देन पोलन ग्रेन्स आर देयर एंड देन स्टेम इज देयर, लीफ इज देयर, फोटोसिंथेसिस हैपेंस, द सनलाइट कम्स, इवापोरेशन, ये वो फलाना ढिमकाना, सारे जो भी उसके प्रोसेसेस हैं बायो में, वो सब हम, या जो भी फिनोमिनाज हैं या जो भी टर्म्स हैं, वो सब हम बस वर्चुअली नहीं, मतलब ऐसे बस पढ़ते जा रहे हैं, एंड वी डू नॉट सी इट इन द पिक्चर फॉर्म। अब पिक्चर फॉर्म में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है रिप्रेजेंटेशन या नॉर्मली, ठीक है। अब जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, लेट मी कम बैक टू दिस पेज, वेयर इज इट। अब देखो जैसे यहाँ, अब ये मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे मॉडल्स ऑफ कार्स, है ना। अब यहाँ पे मेक ऑफ कार्स मतलब कौन सी कंपनी की, फोर्ड, होंडा, वोक्सवैगन एंड माजदा। अब कितनी नंबर ऑफ कार्स, कोई भी मान लो एक स्टोर के अंदर उसे पता करना है, उसे रिप्रेजेंट करना है, या उसे ये बताना है कि भाई कितनी मेरी कार्स जो है, मैंने, कोई सेल्समैन है उसको बताना है कि अपने बॉस को कि भाई मैंने कितनी कार्स को वो कर दिया है, सेल कर दिया है। अब एक तो वो नंबर लेकर के बता दे भाई फोर्ड के इतने, होंडा के इतने, वोक्सवैगन के इतने, माजदा के इतने, बोरिंग, बट इस तरह से वो रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। देखो भाई फोर्ड के सबसे ज़्यादा, अब देखते ही हमें पता लग रहा है, इस ग्राफ को देखते ही पता लग रहा है कि माजदा इज द कार विच हैज़ बीन सोल्ड मोर, राइट, एंड होंडा लीस्ट, देखते ही हमें पता लग रहा है, राइट। सो दैट इज द पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर चिल्ड्रन? तो इसलिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन पे इस तरह से ध्यान देते हैं ताकि आसानी से हम लोग उसे समझ पाएं। क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी पे बेस्ड चिल्ड्रन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे एंड बाकी की चीज़ें भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे चिल्ड्रन। सो आज के लिए सभा यही समाप्त।